हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी इस दुनिया में अब कुछ नहीं रहा। मेरे पेट में पल रही नन्ही जान, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। स्वाति एक गरीब घराने की लड़की होती है जिसका इस दुनिया में उसकी दादी के अलावा कोई भी नहीं होता। उसकी दादी निर्मला उसकी शादी कराने के पीछे पड़ी हुई होती हैं, लेकिन स्वाति के सांवलेपन के कारण उससे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। स्वाति एक ढाबे पर नौकरानी थी और बहुत परिश्रम करके वो पैसे कमाती। बीमार निर्मला आस पड़ोस में स्वाति की तस्वीरें दिखाने जाया करती थी, लेकिन सभी उसकी बेइज्जती करते रहते। एक दिन स्वाति जब शाम के वक्त काम से लौट रही होती है, तभी वो देखती है कि पड़ोस की सुषमा काकी उसकी दादी निर्मला संग लड़ रही हैं। अरे पगला गई हो क्या निर्मला काकी? आपकी पोती की शक्ल देखी है? जली हुई चाय जैसी शक्ल है उसकी। अरे क्यों हर गली में भटक भटक कर उसको है हर किसी को अपनी पोती की पनौती शक्ल दिखाती रहती हो और रिश्ते की बात करती रहती हो। लेकिन सुषमा बेटिया, मेरी बात तो सुनो। अरे चुप करो यार निर्मला काकी, हमारे पास ना फिजूल का वक्त नहीं है। आप जाओ यहाँ से, और खबरदार अगर आइंदा से अपनी काली कलोटी पोती की शक्ल दिखाई और रिश्ते देखने आई तो हम सबके लड़के बहुत सुंदर हैं देखने में। उन्हें नौकरानियों की नहीं राजकुमारियों की जरूरत है, और आपकी सांवली पोती तो किसी नौकरानी की तरह है। ऐसा मत बोलो सुषमा बिटिया, मेरी स्वाति ऐसी नहीं है। वो भले ही सांवली है, लेकिन उसका मन बहुत सुंदर है। ऐसी लड़की तुम्हें दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी। अरे आप जाती हो या? सुषमा गुस्से में निर्मला को धक्का दे देती है, जिसे देख स्वाति तुरंत निर्मला की ओर भागती है। दादी! दादी, दादी आप ठीक हो ना? इतनी ठंड में आपको किसने कहा था घर के बाहर निकलने को? लेकिन स्वाति बिटिया, तेरा रिश्ता। अरे कुछ समझाओ अपनी दादी अम्मा को। रोजाना बस तुम्हारा रिश्ता पक्का करवाने के पीछे पड़ी हुई रहती हैं, और कुछ नहीं काम है इनके पास। स्वाति निर्मला को उठाती है और उसे पकड़ती है और गुस्सैल आंखों से सुषमा की तरफ देखकर, सुषमा काकी, मुझे अपनी संस्कारों की मर्यादा को पार करने पर मजबूर मत कीजिए। आपने जो आज मेरी दादी के साथ किया है ना, खबरदार अगर आइंदा से ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत भी की, मैं आपका हाथ तोड़ दूंगी। स्वाति निर्मला को घर ले जाकर उसे गर्मा गर्म फुलके बनाकर खाना खिलाती है। दादी, आप ऐसा क्यों करती हो? आपको पता है ना, मेरी सांवली सूरत के कारण कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता, तो फिर आप क्यों रोजाना अपनी बूढ़ी जान को खामखा परेशान करती हो? लेकिन स्वाति, मेरी लाडो, मेरी ये आखिरी इच्छा है कि मैं तेरी शादी होते हुए देख लूं, वरना मैं मरने के बाद भी तेरे लिए तड़पती ही रहूंगी मेरी बच्ची। मरे आपके दुश्मन, ऐसी बातें मत किया करो दादी। आप जानती हो ना, मेरा इस दुनिया में आपके बिना कोई भी नहीं है। स्वाति के कहने के बाद भी निर्मला मानती नहीं। आखिर दादी की ममता भी तो एक माँ की तरह ही होती है। निर्मला जैसे तैसे करके एक रिश्ता ढूंढती है। उस लड़के का नाम वंश होता है। वंश के माता पिता बृंदा और जोगिंदर तीनों ही बहुत लालची होते हैं। देखिए दादी जी, मैं आपकी पोती स्वाति से शादी करने के लिए राजी हूं, लेकिन वो सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त बेटा? वंश बेटा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मुझे बस मरने से पहले अपनी स्वाति का घर बसते हुए देखना है। वो शर्त यह है कि आपको हमें पूरे 2 लाख रुपए देने होंगे, वो भी दहेज के तौर पर। अब देखिए निर्मला जी, दहेज तो शादी ब्याह में होने वाली एक परम पवित्र रस्म ही होती है। उसे तो पूरा ही करना पड़ता है ना, क्यों वंश के पापा? जी बिल्कुल बिल्कुल, वंश की माँ बिल्कुल सही कह रही है निर्मला जी। निर्मला थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन फिर वो रिश्ता पक्का कर देती है और वंश को 2 लाख रुपए दे देती है, जिसके बाद स्वाति को बहुत बुरा लगता है। दादी, मैं जानती हूँ कि वो पैसे आपने मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए ही जमा किए हुए थे, लेकिन इस तरह दहेज का साथ देना, इतनी बड़ी रकम से शादी पक्की करना, ये तो गलत है ना दादी?
अरे कुछ गलत नहीं है बेटी, मैंने जो कुछ भी किया है तेरी खुशी के खातिर किया है, और खुशियों की कोई कीमत नहीं होती। स्वाति और वंश की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही निर्मला का देहांत हो जाता है, जिससे स्वाति पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन अपनी गृहस्थी में उलझे रहने के कारण वो उन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद स्वाति गर्भवती हो जाती है और वो ये खुशखबरी घर में सभी को बताने जा ही रही होती है कि तभी देखती है कि उसकी सास बृंदा किसी शादी के लिफाफे पर कुमकुम टीका लगा रही है। माँ जी, ये आप किसकी शादी का निमंत्रण पत्र उसके ऊपर टीका लगा रही हो? मोनिका संग वंश? मोनिका संग वंश? ये पढ़कर स्वाति हैरान रह जाती है। मोनिका? ये मोनिका कौन है माँ जी? ये सब क्या है? तूने बिल्कुल सही समझा है, जली हुई चाय की शक्ल वाली। ये मेरी और मेरी जान मोनिका की शादी का निमंत्रण पत्र है। इस घर में शादी की शहनाई बजने वाली है, और वो भी मेरे बेटे की। अरे तुझ जैसी सांवली लड़की से कौन शादी करेगा रे? इसलिए मैंने तुझे मोहल्ले वालों से दूरी रखा, ताकि किसी को पता न चले कि तू मेरी बीवी है। और तो और मैंने तुझसे शादी सिर्फ दहेज लेने के लिए की थी, और बेअकल बुढ़ी दादी ने मुझे सारे पैसे दे दिए और खुद अपनी पोती का जीवन नर्क बनाकर खुद स्वर्गवासी हो गई। ये तुमने बहुत गलत किया है वंश, बहुत गलत। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं गर्भवती हूँ। अरे चल चल, वो सब मेरी एक रात की गलती का नतीजा है। तू अब अपने कोख में पल रहे बच्चे को लेकर चलती बन यहाँ से। वंश और उसके घर वाले स्वाति को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद स्वाति बेसहारा हो जाती है और रास्ते पर दर दर भटकने लगती है और कचरा बीनना शुरू करती है, जिनसे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है। ये क्या से क्या हो गई मेरी जिंदगी? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अपनी कोख में पल रहे बच्चे को लेकर मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। अब तो मेरा मरना ही सभी मुश्किलों का हल है। मुश्किलों से थक हार कर स्वाति ट्रेन की पटरी पर जाकर जान देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर एक अमीर आदमी आकर स्वाति को बचा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। उस आदमी का नाम माहिर होता है और वो अपनी माँ कल्याणी संग रहता है। स्वाति जी, ये आप क्या करने जा रही थी? आप गर्भवती हो, आप अपने साथ साथ अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी मारने जा रही थी। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद एक पल के लिए तुम्हारी इस जान देने की बात पर मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन जिंदगी में मुश्किलों से हार जाना और अपने आप को खत्म करना ये बहुत गलत बात है। हमें हमेशा हिम्मत बनाए रखनी चाहिए और हर मुश्किल को मात देकर जीत हासिल करनी चाहिए। जी कल्याणी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। माहिर जी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। स्वाति जी, अब आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर ही रुकिए। यहाँ नौकर चाकर हैं जो 24 घंटे आप पर नजर रखेंगे, और मैं भी हर एक मिनट आपकी देखरेख करूंगा। स्वाति और माहिर दोनों के बीच प्यार कब पनपने लगता है ये उन दोनों को ही नहीं पता चलता, और फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और स्वाति एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और माहिर ही उसका बाप कहलाता है। अले 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 मेरी राजकुमारी, पापा की प्रिंसेस। बिल्कुल आप पर गई है स्वाति जी, अपनी माँ की तरह ही है। दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ की खूबसूरत बेटी। स्वाति, पूरी दुनिया तुम्हें भले ही रंग से परखे, लेकिन मेरे लिए तुम इस पूरी कायनात की सबसे सुंदर औरत हो, क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा सब सुंदर है। माहिर जी। और इस तरह एक गरीब गर्भवती कचरे वाली की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाती है और माहिर भले ही स्वाति की बेटी का सगा पिता ना हो, लेकिन वो उसे अपनी बच्ची की तरह ही प्यार देता है और पूरा परिवार खुशी से संग संग रहता है। काव्या की सास भानुमति विधवा होती है। काव्या की हाल ही में भानुमति के बेटे राघव से शादी होती है। काव्या और राघव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
एक दिन काव्या और भानुमति दोनों ही पड़ोस की शीला की बेटी की शादी में जाते हैं, जहां से लौटने के बाद रात में भानुमति अपने पति की तस्वीर और अपनी शादी का एल्बम देख देख कर अकेले में बहुत रोती है। उसने बाकी का सामान भी निकाल रखा था। कितनी धूमधाम से की थी हमने शादी, कितना प्यार करते थे हम एक दूसरे से। सब कुछ चला गया मेरे पास से जब से आप मुझे छोड़कर चले गए। ये साड़ी ये मैंने अपने पहले करवा चौथ में पहनी थी। ये झुमके और हार ये आपने मुझे हमारी शादी की पहली सालगिरह पर तोहफे के तौर पर दिए थे। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर बलवंत जी? आज शीला की बेटी की शादी देखकर हमारी शादी याद आ गई। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बलवंत जी, बहुत बहुत याद आ रही है। काव्या कमरे के बाहर से अपनी सास को चुपके से देख रही होती है और उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। माँ जी कितनी दुखी है, कितनी अकेली है। मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। फिलहाल अभी इन्हें रोने देती हूँ। कहते हैं रोने से मन हल्का हो जाता है। माता रानी, मेरी माँ जी के जीवन में फिर से खुशियां ला दो। मुझसे उनका ये अकेलापन देखा नहीं जा रहा। अगले दिन जब भानुमति मंदिर में जाती है, तभी वो गलती से एक आदमी से टकराती है और जब वो उसकी शक्ल देखती है तब वो और कोई नहीं भानुमति का कॉलेज का दोस्त अमिताभ होता है। अरे आप यहाँ कैसे? अमिताभ जी, जहाँ तक मुझे पता है आपने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर आप विदेश में नौकरी करने चले गए थे ना? हाँ भानु, लेकिन मैं अब अपने बिजनेस को इंडिया में एक्सपेंड करना चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ पर आ गया। आज सुबह ही लैंड किया है मैंने इंडिया में। तुम समय के साथ और भी खूबसूरत हो गई हो भानु। अमिताभ जी, आप तो इस उम्र में भी एकदम हैंडसम हीरो लग रहे हो। आपकी बीवी बच्चे वो लोग कहाँ हैं? नो भानु, मैंने शादी नहीं की है अब तक, तो बीवी बच्चों का सवाल ही नहीं। ये सुनकर भानुमति हैरान रह जाती है और फिर वो दोनों मंदिर में घंटों तक बैठकर गप्पे लड़ाते हैं और भानुमति अमिताभ को अपने पति की मौत के बाद की जिंदगी का सफर सुनाती है, जिसे सुनकर अमिताभ की भी आंखें भर आती हैं और वो भानुमति के लिए लड्डू लाता है और उसे खिलाता है। इस लड्डू को खाओ। मुझे आज तक याद है कैसे तुमने मेरे टिफिन से लड्डू चुराए थे। भानु, तुम्हें देसी घी के लड्डू आज तक इतने ज्यादा पसंद हैं। दैट्स कमेंडेबल। बाय द वे, अब जब मैं आ ही गया हूँ तो हम रोज मिला करेंगे, ओके? शर्माते हुए भानुमति अपनी पलकों को झुकाकर कहती है, जी, कल मैं आपके लिए आपका पसंदीदा चॉकलेट केक बनाकर लाऊंगी। अगले दिन दोनों एक दूसरे को पार्क में मिलते हैं और भानुमति अपने हाथों से अमिताभ को चॉकलेट केक खिलाती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं और यूं ही उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। कभी फिल्म देखने तो कभी किसी शॉपिंग करने के लिए, कभी किसी लाइब्रेरी में तो कभी एक सुनसान सड़क के ढाबे पर। कितना अच्छा लग रहा है ना भानु, ये जलता हुआ बोनफायर, ये ठंड का मौसम, ये सर्द हवाएं, ये गर्मा गर्म कोयले पे पक रही खीर की महक, ये शांत जगह, ये ढाबा, ये रात, ये चांद और एक तुम। भानुमति शर्मा जाती है। क्या अमिताभ जी, आप भी ना? चलिए, देर हो रही है, अलाव पर हाथ सेकिए। मैं तब तक ढाबे वाले काका से पूछती हूँ कि इन्हें खीर पूरी बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। भानुमति उठकर ढाबे के अंदर जाती है और अमिताभ बस उसे ही देखते रह जाता है और प्यार भरी आवाज से गाता है, तुमसे मिलना, बातें करना,
बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। उफ, दीवाना बना दिया है तुमने मुझे अपना भानु, लेकिन मैं तुम्हें अपना हाली दिल कैसे बताऊं। भानुमति घर में ही अकेले मुस्कुराने लगती है और बहुत खुश रहने लगती है, जिससे काव्या और राघव को थोड़ा शक होता है। काव्या, ये क्या हो गया है माँ को? फोन को देख देख कर बस स्माइल करती रहती है, और तो और अब ये फिल्मी गाना सुनने का भी बड़ा चस्का लग गया है इन्हें। रहने दो ना राघव, अब वो उदास और टेंस्ड रहती थी, तब भी हमसे उनका चेहरा देखा नहीं जाता था, तो अभी हमें उनके लिए खुश होना चाहिए ना। चलो आज हमें नदी के पास जाकर पूजा भी करनी है, रात हो गई है ना। इत्तेफाक से उस नदी में रात के अंधेरे में कई दिए तैर रहे थे और जगमगा रहे थे, और वहाँ पर अमिताभ ने पहले से भानुमति को बुला रखा था, क्योंकि आज वो नदी के पास ही भानुमति से अपने प्यार का इजहार करने वाला था। घुटनों के बल बैठकर बाहों को फैलाकर अमिताभ भानुमति को प्रपोज करता है। भानु, मुझे नहीं पता कि ये सब कब, कैसे, क्यों हुआ, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे प्यार का जोग लग गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भानु। मैं जानता हूँ कि तुम एक विधवा हो, पर फिर भी मुझे अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी भानु? हाँ अमिताभ जी, मैं भी आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, लेकिन शादी कैसे? मैं एक विधवा औरत ही नहीं, विधवा सास हूँ, माँ हूँ, मेरा बेटा मेरी बहू है। तभी काव्या और राघव भी उसी नदी के पास आते हैं और ये सब कुछ देखकर सुन लेते हैं। भानुमति और अमिताभ भी राघव और काव्या को देखकर चौंक जाते हैं। माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप यहाँ पर आशिकी कर रही हो। दादी बनने की उम्र में आप शादी करने का ख्वाब सजा रही हो। लानत है आप पर, मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। इतना कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। तभी घर जाकर काव्या अपना सूटकेस पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। तभी काव्या तुम कहाँ जा रही हो? मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। नहीं राघव, अब तो तुम मुझे सीधा कोर्ट में मिलना, डिवोर्स के वक्त। लेकिन हुआ क्या है काव्या, मैं सच में मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तभी काव्या रुक जाती है और पलटकर राघव को गुस्से से कहती है, क्यों? जब तुम्हारा यही हाल होगा तो सोचो माँ जी का क्या हाल होता होगा। वो कितनी अकेली है, रोज रात को रोती है। राघव, हर किसी को जीवन में प्यार की जरूरत होती है, किसी के साथ की, सहारे की जरूरत होती है। तुम भी बताओ, क्या तुम नहीं चाहते माँ जी मुस्कुराए, खुश रहे? हाँ। काव्या की ये बातें सुनकर राघव की आंखें खुल जाती हैं। काव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कितना बेवकूफ हूँ मैं, जो अपनी माँ के दर्द को नहीं समझ पाया। पापा तो उन्हें कब के छोड़कर चले गए, उसके बाद से वो कितनी अकेली है, दुखी है, ये तो मुझे नजर ही नहीं आया। राघव फौरन भानुमति के पास जाकर माफी मांगता है और उसके और अमिताभ के गले लग जाता है, और वो अमिताभ का हाथ भानुमति के हाथ में थमाते हुए कहता है, अमिताभ जी, आज से मेरी माँ आपकी जिम्मेदारी है। सॉरी, मैं आप दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब 2 पल के लिए काव्या मेरी नजरों से दूर जा रही थी, तब मैंने अकेलापन क्या होता है ये महसूस किया। दुनिया समाज चाहे जो भी बोले, आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। अरे रोना धोना छोड़ो, क्योंकि अब होगी मेरी सास की शादी। ये थैंक यू बच्चों। और इस तरह विधवा सास भानुमति की शादी हो जाती है और वो अमिताभ के साथ खुशी से रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।